हेलो एवरीवन। आशा है कि आप और आपका परिवार सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ये एक बड़ा बेसिक सा रूल है। उससे पहले कोई कंफर्म कर दे कि वॉइस आ रही है, क्लियर है कि नहीं है, तो इट विल बी बेटर। और ये ट्वीट हमने डाला है इसके रिगार्डिंग, ये अगर आप रिट्वीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा और लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि आप जो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये एक प्रिंसिपल होता है, पेरेटो प्रिंसिपल, जिसे नॉर्मली 80-20 रूल भी बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो 80% इफेक्ट होते हैं वो 20% कॉजेस की वजह से होते हैं। तो बेसिकली 20% इनपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द आउटपुट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि वो आपके साथ कोई कभी पढ़ता रहा होगा स्कूल में, कॉलेज में। वो हार्डली कभी पढ़ाई किया होगा, है ना? लेकिन फिर भी वो एग्जाम्स में डिसेंट या कई बार बड़ा अच्छा करता है। बेसिकली वो बहुत कम एफर्ट डालता है, फिर भी उसका जो है आउटकम डिसेंट या मोर देन डिसेंट होता है। जैसे आपने ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा काम कर देते हैं। ठीक है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है। ठीक है। इसका ही एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो 80-90% टैक्स है वो सिर्फ 10 से 20% लोग ही पे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं टोटल 100 लोगों ने टैक्स पे किया किसी साल में, तो एक्चुअली उसमें से 10 या 20 लोग होंगे जिन्होंने, अगर टोटल 100 रुपये टैक्स था तो उसमें से 80 या 90 रुपये पे किए होंगे। आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये जो थोड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे माइनिंग और नहीं, जो थोड़ा सा सेफ्टी जहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसका, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो मतलब डेथ्स और इंजरी होती है वर्कर्स को, उसमें जो इश्यूज हैं वो मोस्टली कुछ टोटल के 20% ही हैं। अगर आप उन 20% इश्यूज को सॉल्व कर दें तो 80% डेथ्स और इंजरीज को हटाया जा सकता है। ठीक है। सो दैट इज देयर, है ना? द नेक्स्ट थिंग इज देन, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से एंड्रॉयड और विंडोज़, तो उसमें कुछ बग्स आते रहते हैं ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में बग्स आते रहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें जो अगर 100 बग्स हैं तो उसमें कुछ 20 बग्स होंगे जो अकाउंट कर रहे होंगे मोस्टली मोर देन 80 क्रैशेज और इश्यूज के लिए। तो अगर आप वो 20 बग्स फिक्स कर दें तो आपका 80% इश्यूज और क्रैशेज की कंप्लेंट सॉल्व हो जाएंगी। ये आप अप्लाई कर सकते हैं इधर भी कि मोस्टली मार्केट में अगर 100 स्टॉक लिस्टेड है तो उसमें से कुछ 20 स्टॉक होंगे जो ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम को करस्पॉन्ड कर रहे होंगे। ठीक है। साइज ऑफ कॉरपोरेशन में अगर आप देखें तो कुछ 20% कंपनियां होंगी जो 80% या उससे ज़्यादा मार्केट कैप और प्रॉफिट पूल को कंट्रोल करती है। बेसिकली उनका जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट का 80% होगा, जबकि वो नंबर्स में सिर्फ 20% या उससे बहुत कम होंगे एक्चुअली।
अर्थक्वेक्स के मैग्नीट्यूड भी अगर आप देखें तो वो कुछ 20% अर्थक्वेक्स हैं, है ना, जो 80% या उससे ज़्यादा डैमेज को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों उसकी बात करते हैं पहले, और इसका थोड़ा सा फाउंडेशनल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर आते हैं कि ये स्टॉक्स में क्या होता है और वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, video is lumpy. Okay, I hope voice is not lumpy. I'll have this recorded, and if the video is not clear enough, I'll re-upload it, but we'll still go with the live. So ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा, हम कुछ मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है, मोस्टली आपके टीचर की गलती है, स्पेशली वो जो पहला टीचर था मैथमेटिक्स का, मोस्ट लाइकली उसकी गलती है। एनीवे, सो आपने देखा होगा, लेट्स से कि y जो है आउटपुट है, ठीक है, और x जो है आपका इनपुट है। ठीक है, अब इस y को आपने क्या किया, बोल दिया कि भाई दिस इज फंक्शन। ओके, सो this is function। ओके, सो फंक्शन एफ एक्स बराबर y है और वो उसकी वैल्यू x है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप x, अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका ज़ीरो है। ठीक है, और ये प्लस इनफाइनाइट है, राइट, ये जो है माइनस इनफाइनाइट है, राइट, ये माइनस इनफाइनाइट है, नंबर लाइन बेसिक्स, और ये आपका अगेन प्लस इनफाइनाइट। ओके, अब अगर आप इसमें देखें तो अगर ये फंक्शन आपका y बराबर x है, मतलब जितना x होगा उतना y होगा, तो जब वो दोनों जीरो है तो वो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, राइट। जब ये वन है तो ये भी वन होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, राइट। जब ये टू है तो ये भी टू होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, राइट। जब ये माइनस वन है यहाँ पे, राइट, ये x अगर माइनस वन है तो y भी माइनस वन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ये माइनस टू पे माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री पे माइनस थ्री आ जाएगा, राइट। तो अब अगर इन पॉइंट को सारे अगर आप मिला दें तो आपको y बराबर x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ थ्योरी इसे ही बोलते हैं, है ना, सबसे आसान ग्राफ यही होता है, y बराबर x। ठीक है, ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप y बराबर x के बजाय y बराबर लेट्स से वन बाई एक्स प्लॉट करें आप। ठीक है, तो अब वो कैसे प्लॉट होगा, तो मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू घटेगी। तो अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे यहाँ पे ज़ीरो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई ज़ीरो। वन बाई ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनाइट। ठीक है, और अगर आप इसमें x की वैल्यू अगर इन्फिनाइट रख दें तो वन बाई इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर इसको हम हटा दें सारा ये ड्राइंग्स और फिर से प्लॉट करते हैं ना, प्लॉट क्या करना है हमें, हमें प्लॉट करना है y इक्वल्स टू वन बाई एक्स। ओके, तो अगर ये प्लॉट करना है तो फिर से वही है, दिस इज y, दिस इज x। ओके, एंड अब आपने अभी सीख लिया ना कि जब ये वन होगा तो इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, राइट, वन बाई वन इज वन, तो ये वन बाई वन ये कुछ यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। बट एक बात पता है, ये वन तो मिल गया। अब x अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं ना, मतलब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ की कहीं, तो ये वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये करीब जीरो के करीब पहुंच जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा प्लॉट। ठीक है, अब अगर हम उल्टा करें इसका, x की वैल्यू जीरो रख दें, जीरो के बहुत करीब, तो वन बाई वो जो जीरो होगा वो बहुत बड़ी नंबर आ जाएगी, है ना। ये जो प्लॉट होगा ये कुछ ऐसे, जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इस प्लॉट की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाती जाएगी, राइट। ये y बराबर x, ठीक है, और y बराबर वन बाई एक्स का प्लॉट है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये पावर लॉ
का डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर लॉ का बेसिकली अगर आप जनरल फॉर्मूला देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, फंक्शन एफ एक्स बराबर कोई आप कांस्टेंट मान ले के, राइट, और आपने ये तो मान ही रखा है कि ये फंक्शन किस चीज़ का है, एक्स का, वो एक्स का वैल्यू तो ले गई, और उसका एक पावर है एक्सपोनेंट अल्फा। ओके, तो ये k जो है एक नंबर है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। x वेरिएबल है ये, ठीक है, उससे ये फंक्शन चेंज होगा। या अल्फा उसका एक्सपोनेंट है, पावर है, ठीक है। या अल्फा कुछ भी हो सकता है, अगर आप इस अल्फा k की वैल्यू 1 रख दें, अल्फा की वैल्यू -1 रख दें, तो y बराबर 1/x आ जाएगा, ठीक है। जो y बराबर x था वो भी यहाँ से आ जाएगा। वो कैसे आएगा, k बराबर 1 रख दें, अल्फा बराबर 1 रख दें, तो एफ एक्स बराबर x हो जाएगा, राइट। ये होता है लीनियर। अगर आप अल्फा की वैल्यू 1 रख दें तो ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सारे रिलेशन है वो नॉन लीनियर है, उन्हें हम बोलते हैं पावर फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और वो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ना। तो अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है आप क्या बात कर रहे हैं। तो अल्फा अगर आप देखें तो आपने देखा होगा बहुत सी इक्वेशन है, जैसे एनर्जी की इक्वेशन देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो v में पावर 2 है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 2 है वहाँ पे। तो वो सेकंड ऑर्डर पावर लॉ है। आप थर्ड ऑर्डर पावर लॉ भी खोज सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर पावर लॉ भी खोज सकते हैं। जैसे कोई एक सरफेस है, लेट्स से सन की सरफेस है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर T है, ठीक है, तो आपको हीट कैलकुलेट करनी कि इससे हीट कितनी निकल रही है। सन या कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होगा कि वो जो टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होती है हीट, ठीक है। जो हीट निकलेगी इस एरिया से, उसका जो टेम्परेचर है उसकी पावर 4 उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पावर लॉ का, वो है जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पावर लॉ का वो है कंपाउंडिंग, क्योंकि वो भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो उसमें आप कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब फाइनल वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, फाइनल वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पी वी, ओके। Let's remove all of this and then write again. Okay, so if you see compounding में क्या होता है, फाइनल वैल्यू which is equal to present value and then 1 प्लस ये होता है रेट ऑफ ग्रोथ डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि रेट आप परसेंट में डालते हैं, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल नंबर आ जाएगा। कि पावर क्या होता है, टाइम, नंबर ऑफ इंटरवल्स है ना। तो इसमें ये एक कांस्टेंट है, प्रेजेंट वैल्यू आपने दे दी, ये रेट है, ये वेरी करता है, एन भी वेरी करता है। तो इसमें जो इसमें पावरफुल बात ये है कि आपके हाथ में तीन चीज़ें कंट्रोल में। तो प्रेजेंट वैल्यू ये तो भाई आपकी सेविंग्स है, आप ये जितना सेव कर लिए उतना सेव कर लिया, अब उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप। आर लेकिन आपके हाथ में बहुत हद तक, कितना आप रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट, आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। डू यू पैनिक यू नो एट रॉन्ग टाइम, वैसे पैनिक का कोई राइट टाइम नहीं होता, बट इवन इफ यू हैव टू पैनिक यू शुड पैनिक अर्ली, ठीक है। देन डू यू गो यू नो ग्रीडी व्हेन टाइमिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। बहुत लोग एकदम एग्जैक्टली टॉप पे है, तो एक स्टॉक है वो ऐसे बढ़ रहा था पैराबोलिक मूव, अब यहाँ पे जाके खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बड़ा बहुत ही गलत टाइम पे आप ग्रीडी हो गए। एक स्टॉक है वो अच्छा कर रहा था, ऐसे कर रहा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, आपने यहाँ पैनिक कर दिया और एग्जिट कर दिया, और फिर उसके बाद स्टॉक ने ये कर दिया। तो दिस इज द रॉन्ग प्लेस टू पैनिक, एंड दिस इज द रॉन्ग प्लेस टू गो ग्रीडी, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आर आपके हाथ में बहुत हद तक, एन तो एकदम से आपके हाथ में, दिस इज टाइम पीरियड। तो भाई 20 साल 30 साल 40 साल तक आप करते रहे वो लगातार कंसिस्टेंटली और डिसेंट आर के साथ कर रहे हैं। तो पीवी अगर बहुत कम भी है, इट वोंट रियली मैटर इन द बिग रन, इन द लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू मेक अप फॉर FV based on how good R you have and how good N you have. So this is a power law. तो basically आपने देखा होगा कि 20% जो है, तो वो जो आपके साथ पढ़ने वाला कोई वो ब्रिलियंट लड़का था,
स्टूडेंट था वो एक्चुअली 20% टाइम में 80% ऑलमोस्ट आउटपुट जनरेट करता था। रीज़न ये है क्योंकि 20% ही सेक्शन होता है आपके सब्जेक्ट में जो मोस्टली अकाउंट करता है आपके क्वेश्चंस के लिए, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर वो आपको 20% क्लियरली आता है और आपकी एक्यूरेसी बड़ी डिसेंट है, तो विल बी अटेम्प्टिंग ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द पेपर, और एक्यूरेसी डिसेंट है तो you'll be scoring anywhere 60 70 80, depending on how accurate you are, and everybody else will be surprised कि हम तो इतना पढ़ते हैं और ये इतना कम पढ़ता है, ऐसा कैसे कर लेता है। Same goes for that office colleague who is able to outperform everybody। उसका रीज़न ये कि ही इज़ क्विकली एबल टू फोकस कि ये कौन सी 40 चीज़ों में से 8 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं। दीज आर द सब्सटैंटिव इशू, दीज आर नॉट ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वो क्विकली जो सब्सटेंस पे जाता है और सीधे उसको हिट करता है, सॉल्व करता है, विल बी एबल टू अचीव मोर। और वो जो जल्दी सीखता है उसकी वजह ये है क्योंकि वो बहुत जल्दी सब्सटेंस पे फोकस करता है और फंडामेंटल समझ लेता है पहले, और फिर उसको रिलेट करता है जो उसकी पुराना अंडरस्टैंडिंग है, पुराने मेंटल मॉडल्स हैं, पुराने पैटर्न्स हैं उसके ब्रेन में, उनसे रिलेट करता है, तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है चीज़ें और रिटेन कर पाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत कम लोग ज़्यादा टैक्स क्यों पे करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली एक्सेप्शनल होते हैं, तो वो उन्हीं के पास ज़्यादा वेल्थ है ना, बाय बीइंग एक्सेप्शनल। तो इट इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग बाय द वे कि कम लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, अ, तो वही लोग ज़्यादा टैक्स भी पे करेंगे, राइट। तो वैसा है, तो नेचुरल है ये फिनोमेना। दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वैक, दिस इज नॉट समथिंग बैड। सो 80-20 रूल एग्जिस्ट्स इन नेचर, इट एग्जिस्ट इन योर लाइफ, इट एग्जिस्ट इन द मार्केट ऑल्सो। सो होता क्या है, स्टॉक्स जो है बहुत समय तक कुछ नहीं करते हैं और फिर बहुत कम समय में सब कुछ कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल। ठीक है, पेरेटो सेट कि भाई उसने स्टार्ट यहीं से किया था वेल्थ वाला और टैक्स वाले इस चीज को सोचा था कि ये 20% लोग ही हैं जो अकाउंट करते हैं 80% वेल्थ के लिए और टैक्सेस के लिए। ठीक है, वहां से आया था, बट ये एग्जिस्ट करता है लाइफ में, है ना। और उसकी हमने अगर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी जो देखी थी, है ना, तो वो हमने देख लिया, और इसका जो अल्टीमेट बॉल गेम है वो है कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर लॉ। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आप देखें तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लेट्स से कि टिप्स इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर लॉ। So as you can see on screen, possibly internet is not working because it is not able to open even the chart. All right. So you see Tips Industries Limited. Let's open the chart.
So I'm ending this since it is not working. And here is, and I will continue to record. Stop streaming. Okay, all right. So let's start. So tips industries, if you see, let's see the monthly chart. If you look at the monthly chart, it shows कि for a long time, and that long time is this much. ठीक है, 4600 days, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, 13 साल तक टिप्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने कुछ नहीं किया। स्टॉक कुछ करता था और वापस उसको खत्म कर देता था, थोड़ा सा रन किया फिर नीचे चला गया और ये चलता था। फाइनली ये अगर आप यहाँ देखें, ये सितंबर में पहली बार ये क्रॉस कर पाया। ठीक है, अगर आप देखें ये सितंबर में इसने कुछ क्रॉस किया ही है 160 का लेवल। और इसके बाद जैसे ही इसने ये क्रॉस किया, वहां से अब अगर आप देखें यहाँ से, ये देखिए क्या किया स्टॉक ने, तो 8x हो गया। ये 303 दिन में, एक साल भी नहीं हुआ है और ये 8 गुना हो गया। और पिछले 13 साल में इसने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट डिड नथिंग, in the short time it did everything. So this is the perfect example. You can say कि the same goes for Laurus Lab. Okay, you see Laurus Lab, the same story. 2016 में इसका एंड में जो है आईपीओ आया दिसंबर में। उसके बाद अगर आप देखें तो इसने 4 साल तक कुछ नहीं किया। जुलाई 2020 आ गया, ऑलमोस्ट 3.5 साल तक कुछ नहीं किया। फिर इसने एक बार स्टार्ट किया तो सब कुछ कर दिया। तो ऐसा ही होता है। अब आपका काम क्या है? आपका काम, अगर आप ये देखें तो हमने कुछ ट्वीट किया था, वो दिखाते हैं। आई गेस हियर। ठीक है, सी, stocks do not make a move for a long time, then they make big move in no time. That is how market works. अगर आपको ये समझ आता है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो आपके पास बस इतनी स्किल चाहिए कि आप ये जो ये टाइम पीरियड था ये वाला, ठीक है, ये आपको अवॉइड करना आना चाहिए। अब स्क्रीन पे देख के आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। भाई ब्रेकआउट हो, प्राइस एक्शन अच्छा हो तभी आप लॉन्ग करिए, वरना मत करिए। स्टॉक कितना भी अच्छा हो रहने दीजिए। ठीक है, और फिर एक बार लॉन्ग कर दिया तो फिर देखिए दूसरा मौका उसमें कब मिलता है लेने का।
बहुत मौका दिया है इसने, देखिए ये पूरा मौका है, यहाँ मौका है, तो वो चीज़ है, तो आपको बस ये समझना है। ओके, so now let's discuss some stocks today. I hope this concept is clear, Pareto principle 80-20 rule, and now that you understand this law, you'll see कि ये सब जगह आपको दिखाई देगा कैसा होता रहता है, ठीक है। What is looking good? DCW. DCW, you can see ये DCW है, ओके। ये DCW को जो है अगर हम फ्री कर दें ड्राइंग से, कितना बढ़िया चार्ट है। अगर आप ये देखें थोड़ा सा, तो ये कोरोना के पहले वाला टाइम था, काफ़ी बुरी हालत थी इसकी, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता था। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता आपको खरीदने का, ना बेसिक रूल है। यहाँ पे इसने क्रॉस तो किया, तुरंत नीचे आ गया और फिर से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। फिर ये पूरी दुनिया नीचे चली गई, तो ये भी नीचे चलेगा, कुछ सरप्राइजिंग नहीं। दिस इज व्हाट द डेड कैट बाउंस वाज, है ना। फिर ये डेड कैट बाउंस को यहाँ पे इसने क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, बट अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था। इवेंचुअली यहाँ पे इसने पेस जो है गैदर किया और नया हाई बना दिया है, इसको क्रॉस कर दिया कोरोना के बाद का। बट स्टिल अगर आप देखें तो ये जो कोरोना वाला हाई था, ठीक है, 18 रुपये 10 पैसे का, वो नहीं क्रॉस कर पा रहे थे। तो अभी ये रिटेस्ट था, यहाँ पे यू कुड हैव गॉन लॉन्ग। क्यों? क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज है, यू नो, क्रॉस्ड द 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये 200 कौन सी ग्रीन लाइन, ये वाली, ठीक है। ये जो ऑरेंज है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। क्योंकि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है, इट विल कैच अप विद द ट्रेंड फास्टर, ठीक है। और ये आ गया तो ये आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेंड बताता है कि जो है पॉजिटिव है, ठीक है। 200 डे मूविंग एवरेज इज काइंड ऑफ बेसिक, यू नो, फाउंडेशनल रूल, उसके ऊपर होना चाहिए, बट उसके बाद भी आपको कंफर्मेशन लेना पड़ता है। तो ये आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे लोअर रिस्क एंट्री के लिए। 13-13 रुपए का होता था, आप देख लीजिए, है ना, बड़ा चीप था। बट एक्चुअली अगर आप बोलेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया कोरोना हाई। आप सबको पता है कोरोना हाई कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना हाई है, राइट, कोरोना टॉप। और ये पहली बार ये यहाँ पे क्रॉस किया कोरोना हाई को, यहाँ पे। उसके बाद इसने रीटेस्ट किया कोरोना हाई, तो ये 15 जनवरी को भी 18 रुपए पे था। दिस वॉज द पॉइंट टू बाई। अगर आप प्राइस एक्शन के फॉलोअर हैं तो ये बड़ा अच्छा दिन था, इस दिन आपको खरीदना चाहिए था। उसके बाद ये 50 डे मूविंग एवरेज के भी पास है, और ये रीटेस्ट भी है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, तो एवरीथिंग इज, यू नो, मैचिंग। अगर आप देखें तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा टाइम पास किया और फिर ये बिग कैंडल मूव, और रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद ये बस यही करता आया है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास आता है, फिर रन करता है, बड़ा, यू नो, सुंदर सा इसका प्राइस एक्शन। तो वो बात हो गई, ठीक है। ये हमने कोई नया स्टॉक नहीं हमने बताया है। तो हम प्राइस एक्शन क्यों फॉलो करते हैं, वो थोड़ा सा थोड़ा पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी दोबारा से देखते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है? वो होता है, दैट इज अ वे टू, यू नो, रीड द मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू डिस्काउंट द फ्यूचर। फ्यूचर कोई जानता तो है नहीं, बहुत सी पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट क्या करती है, एक पॉसिबिलिटी को उसमें से या कई पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को डिस्काउंट करता है, ठीक है। मार्केट इज दैट मैकेनिज्म। ज़रूरी नहीं है कि वो जो मार्केट ने डिस्काउंट किया वो रियलिटी है ही, बस। बट लेकिन अगर आप ये देखें ना कि आप कितने होशियार हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट इज, यू नो, मच स्मार्टर देन, यू नो, इंडिविजुअली हाउ, यू नो, स्मार्ट यू आर। तो आपको मार्केट के ऊपर रिलाई करने में ये फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और ये प्राइस एक्शन मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ट्रेंड लाइन और, यू नो, चैनल और RSI MACD और ये सब कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इज मोस्टली, यू नो, अबाउट अप्लाइंग द सिंपल साइकोलॉजी ऑफ पीपल। क्योंकि मार्केट है, मार्केट को ट्रेड करने वाले लोग होंगे, तो उसकी जो बेसिक साइकोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी। तो बस आपको वो समझना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि मार्केट को क्या पसंद है, और अगर वो आपको भी समझ आता है तो फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपको उस बैंड वैगन को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जनरली जो मार्केट को पसंद है, इसका मतलब ये कि उसमें बिग मनी, स्मार्ट मनी है, ठीक है। इसलिए वो जो है मार्केट को पसंद है और ऊपर जा रहा है। तो उसमें आपको बस उनकी बैंड वैगन को ज्वाइन करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है।
बट लेकिन उसमें भी आपको देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका डिसेंट हो, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस चाहिए, ठीक है। और रिवॉर्ड आपको थोड़ा तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप ये जज कर पाएंगे कि गिवन द रिस्क वेदर दैट टेकिंग दैट ट्रेड मेक सेंस और नॉट। तो अगर रिस्क 100 रुपए का है, रिवॉर्ड 50 रुपए का है, तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट। 200 रुपए का रिवॉर्ड है, 100 रुपए का रिस्क है, तो चलेगा। उसमें भी प्रोबेबिलिटी भी आपको फैक्टर करनी की, जो 200 रुपए का रिवॉर्ड तो है, लेकिन वो बहुत लेस लाइकली इवेंट है, मानो 5% केस में ही होगा, तब भी वो बेवकूफ़ी है, नहीं लेना चाहिए होगा, है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी भी देखनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड इज एकदम सब कुछ है और उसके बाद कुछ बचा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी भी जज करना है कि हाउ लाइकली इज दैट रिवॉर्ड टू पैन आउट, हाउ लाइकली इज दैट रिस्क टू पैन आउट। तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ आपको सोचनी पड़ेंगी, तब वो दोनों चीज़ें, मतलब प्रोबेबिलिटी तो आप देखते हैं, लेकिन आप अपने पुराने ट्रेड एनालाइज करके वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि रियलिटी में क्या हुआ। तो उसको आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग राइट। अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो उसमें कितने सही गए, 6 गए, 7 गए, है ना। तो दैट 6 और 7, मतलब 60 और 70% इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यू गोइंग राइट। तो अगर आप लेट्स से 50% राइट है, और अगर आपके पास 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 100 रुपये रिस्क है, 100 रुपये रिवॉर्ड है, तो आप नो प्रॉफिट नो गेन करेंगे। टैक्सेस और वो चार्जेस की बात मत करो, वरना फिर नेगेटिव भी हो जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आपके पास 2:1 रिस्क रिवॉर्ड है ना, मतलब 2 रुपये रिवॉर्ड है, 1 रुपये रिस्क है, और ऐसा आपका रेशियो है, और आपका सक्सेस रेशियो 50% भी है, तब भी आप पैसे कमाएंगे, राइट। क्योंकि जब आप गलत होंगे, आधे टाइम गलत होंगे, 1 रुपये गवाएंगे, आधे टाइम सही होंगे, 2 रुपये आपके पास आ जाएंगे, तो आप नेट नेट में कितना कमाएंगे, जितने ट्रेड लेंगे उसका हाफ इंटू 1, है ना। तो अगर आपने टोटल 10 ट्रेड लिए, तो उसमें से 5 फेल हो जाएंगे, 5 रुपये चले जाएंगे, 5 सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें कितने रुपए आएंगे, 10 रुपये, तो आपके पास बचेगा कितना, 5 रुपये, राइट। 10 रुपये आपने कमाए, 5 रुपये आपने गवाए, तो टोटल 10 - 5 = 5। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, प्राइस एक्शन रीड करते हुए आपको कुछ एक्शन होगा मार्केट के जो आपको समझ नहीं आएंगे, आपको लगेगा पता नहीं ये हो क्या है। तो वैसे चीज में यू कैन जस्ट चूज टू इग्नोर। और बट कई बार आपको बाद में पता चलेगा कि वो आपकी समझ की कमी थी, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि वो पेन से बचने के लिए कि आप स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करें रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और आप फिर भी ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने एक इमेज डाली थी, राइट, आज ही डाली है ये। सी, हमने बोला यूज योर क्रिएटिविटी, व्हाट कुड बी द बेस्ट कैप्शन फॉर दिस इमेज, है ना। ये फेडरल बैंक एंड इंडियन मार्केट से, ठीक है, हार्टेड, ये थोड़ा सा बड़ा काफ़ी अच्छा है, इंटरप्रिटेशन है, पॉजिटिव है। वाइल गोइंग अप मेक श्योर यू आर ऑल्सो हेल्पिंग समबडी टू गो अप, विच इज़ ग्रेट, है ना। तो आपने कई बार सुना होगा हमको ये बात करते हुए कि अपनी सफलता के लिए कोशिश करना ये तो प्रकृति है, दूसरों की सफलता से जलना ये विकृति है। लेकिन अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चलना ये भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट शी इज द सेम थिंग। रिटेल इन्वेस्टर ऑन अ राइड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बिग सिक्योरिटीज, हम तोड़ेंगे तुम्हें भी उड़ाएंगे। अच्छा, ये ठीक है, ये थोड़ा सा विक्टिम टाइप का माइंडसेट है ना, कि आपको कोई और चला रहा है। भाई मत करो वैसा काम जिसमें आपको लगता है कि कोई और चला रहा है, ठीक है, वैसा काम करो। स्टॉक ऑपरेटर करेंगे स्टॉक्स, ठीक है, ये भी अच्छा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, गुड इंटरप्रिटेशन। हम पंछी एक डाल के, हाँ मतलब ये अगर आप मार्केट को बोले तो बड़ा अच्छा रहेगा ना। अगर आप मार्केट के साथ पंछी हो जाए एक ही डाल में, है ना, आप पैसे ही पैसे कमाएंगे। RIL एंड निफ्टी, नहीं नहीं, ये एकदम गड़बड़ है। निफ्टी आजकल काफ़ी अच्छा कर रहा है, इनफैक्ट जनवरी 1 2021 से अगर आज की डेट तक देखें, तो निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है RIL को, तो ऐसा है नहीं सही। इजी राइडिंग ऑन मोदी एफर्ट्स, हाँ, सम पीपल कैन ओनली सी पॉलिटिक्स एवरीवेयर, ठीक है, वैसे भी लोग हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। बट देखिए, ये मोदी और केजरी से आपका कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो आप अपना पहले सही कर लें, फिर ठीक है। मोदी और केजरी में भी चुन सकते हैं आप कि किसका अच्छा है तरीका करने का चीज़ें, सब्सटेंस, ऑप्टिक्स नहीं, सब्सटेंस, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन था एक्चुअली, जो हमने डाला था ये सोच कर डाला था कि दिस इज स्मार्ट मनी बिग मनी, ठीक है, और ये आप हैं। स्मार्ट मनी बिग मनी के हिसाब से मार्केट मूव करती है, बिकॉज दे हैव सो मच मनी। आपको क्या करना है, वो ये जो है ना, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये जो लकड़ी है ये
ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये जो है सिर्फ क्या है, ये प्राइस एक्शन है, आपकी समझ है। जब आपको लगता है ये सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जब आपको लगता है ये वहीं जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ शायद आपको भी जाना है, तो आपका काम बस ये है कि चुपचाप इसको बैठ जाना है, पकड़ लेना है, इनके साथ लग लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं DCW, ये इसी की तो बात कर रहे थे अभी हम। इसका 1000 करोड़ मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस उस दिन जो है 39.6 था, अभी थोड़ा ऊपर है, 5% बढ़ गया है। ट्रेडेबल जो फ्लोट है 500 करोड़ है, बेसिकली 50% के अराउंड इसमें फ्लोट है, ठीक है। तो अगर आप इसका चार्ट देखें, ठीक है, तो ये इसका चार्ट है जो यहाँ पे थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे है। इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, इसमें क्या है। ये मूविंग एवरेजेस प्लॉट हैं, तो ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज है, ऑरेंज लाइन। उसके बाद करीब होना करंट स्टॉक मार्केट प्राइस का मतलब है, सिग्नल है लो रिस्क एंट्री पॉइंट, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि स्टॉक प्राइसेस के पास मेमोरी होती है। बेसिकली होता क्या है, स्टॉक गया यहाँ से सेल ऑफ हो गया, तो होता क्या है, जब स्टॉक बहुत दौड़ने लगता है तो कई लोग जो डर जाते हैं, सोचते हैं बहुत दौड़ गया बेच देते हैं, तो उसकी वजह से सेल ऑफ हो जाता है स्टॉक। तो अब ये यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, ये काइंड ऑफ ये कह सकते हैं ना पिन टाइप की कैंडल है। बेसिकली क्या हुआ, स्टॉक जो है ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बुल्स इसको ऊपर लेके गए, फिर बियर्स इसको नीचे लेके गए। अल्टीमेटली बुल्स और बियर्स लड़ते लड़ते वहीं पे इसको क्लोज किए जहाँ पे ओपन हुआ। तो अगर आप देखें स्क्रीन में ऊपर, तो इसका जो ओपन है 30 रुपये 50 पैसे है, क्लोज है 30 रुपये 35 पैसे, ठीक है। तो बड़ा क्लोज है ना। उसके बाद जनरली ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। उसका देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गया है ना। और फिर अगर आप देखें तो ये जैसे रिवर्स होने के बाद क्या होगा, भाई ये बिग वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था, बड़ी अच्छी बात है, फिर लो वॉल्यूम के साथ नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, ये भी अच्छी बात है। इससे क्या हुआ, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं दे कैच अप विद द करंट मार्केट प्राइस, व्हिच इज व्हाट हैपेंड। और उसी टाइम पे यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से पिन बनाया ना। तो पिन बनाया, इसका मतलब क्या है, फिर से ट्रेंड रिवर्सल, लो रिस्क एंट्री पॉइंट, गोज अप। यहाँ पे फिर से पिन बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे कि स्टॉक हैज मेमोरी। मेमोरी क्या है, अब यहाँ कोई लोग बेच रहे थे तो कुछ लोग खरीदे भी तो होंगे ना, 32 रुपये 80 पैसे 33 रुपये में खरीदे भी तो होंगे। अब वो लोग बेचारे बड़े लॉस में थे, ये 25 रुपये तक पहुंच गया है ना, 24 रुपये 25 रुपये, ठीक है, 26 रुपये। तो लॉस में थे इस पूरे टाइम, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, वो सो के जग जाएंगे कि भाई मेरा लॉस जो है कम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच गया हूँ मैं क्या करता हूँ, बेच देता हूँ, है ना। तो वो लोग निकलने लगते हैं, इसलिए सेल ऑफ हो जाता है, सप्लाई आ जाती है तो वो गिर जाता है। फिर आया, तो अब ये कब तक ऐसा होता रहेगा, ये गिरता रहेगा जब तक उसमें ये सप्लाई क्लीन ना हो जाए। अब तो लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पे वो लोग बेचेंगे जो यहाँ पे खरीदे थे और वो लॉस में थे, तो कुछ लोग खरीद भी तो रहे हैं, तो वो भी तो अब लॉस में आ जाएंगे, लेकिन उनका दुख ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उनका कम समय लग रहा है और कम लॉस है और तुरंत ये ऊपर आ गया। तो बहुत कम लोग बचेंगे ना जो दुखी हों इन दो इवेंट्स के बाद। तो वो लोग, वो को भी मौका मिल गया 3 दिन बाद यहाँ पे निकलने का। अब इसके बाद जब स्टॉक यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं, ये देखिए वॉल्यूम है बट इनके हिसाब से बहुत कम वॉल्यूम है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे सब ये निकल गए जो यहाँ खरीद के लॉस में बैठे थे। दीज आर वीक हैंड्स है ना, ग्रीडी पीपल हु डोंट नो हाउ मार्केट वर्क्स। उन्होंने सोचा ये ऊपर जा रहा तो खरीद लेते हैं, बट वो फिर जैसे उन्होंने खरीदा वैसे उसने ऊपर जाना बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे जब ये बिग वॉल्यूम के साथ ये बिग ग्रीन कैंडल आई 12% की, इस दिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे दुखी थे और समाव निकल भी नहीं पाए, वो इस दिन तो निकल ही गए और नए स्ट्रॉन्ग लोगों ने एंटर कर दिया। उसके बाद स्टॉक ने नया हाई बनाया और फिर रीटेस्ट किया। अब देखिए, ये जो चीज़ पहले रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रही थी, लॉ ऑफ पोलैरिटी है ना, लॉ ऑफ डुअलिटी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस था पहले यहाँ से सेल ऑफ हो रहा था, वो अब सपोर्ट की तरीके काम करेगा, ठीक है। वहां से अब उसको सपोर्ट मिलेगा, तो मतलब वहां तक आएगा तो यहाँ बाइंग आ जाएगी, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बेचा, जिन्होंने यहाँ पे बेचा, जिन्होंने यहाँ पे बेचा, जिन्होंने इस दिन भी यहाँ पे बेचा, वो अब दुखी हैं। अब वो देख रहे हैं कि उनके बेचने के बाद 33 पे स्टॉक ने नया हाई बना दिया 40 का। तो अब जैसे ही वो पूरा वापस से 33 पे आएगा वो खरीदने लगेंगे, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ पोलैरिटी। वैसे पोलैरिटी लाइफ में सब जगह काम करती है ना, निगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, है ना, for charges and every other thing। तो डुअलिटी आपको समझनी चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सुख दुख मृत्यु जीवन, मृत्यु जीवन नहीं, बर्थ बोलना चाहिए, डेथ बर्थ है ना, रात दिन,
तो वो डुअलिटी है, पोलैरिटी। तो यहाँ से सपोर्ट मिल गया और उसके बाद थोड़ा सा रन किया, बट कुछ कर नहीं पाया। अब ये नई इसको एक वो मिल गया रेजिस्टेंस है ना इस लेवल पे 40 के अराउंड में। फिर अब ये यहाँ पर लो रिस्क एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एंटर करना चाहिए, ठीक है। और ये पुराने सपोर्ट पे भी आ गया। पिवट पॉइंट क्या था? पिवट पॉइंट होता है जहाँ से शायद बड़ा मूव आने की उम्मीद होती है। 38.75 पिवट पॉइंट था, वो उसने क्रॉस कर दिया और अब जो है वर्जिन टेरिटरी में है ना, ब्लू स्काई जोन। मतलब अब कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसने ये स्टॉक खरीद रखा है और वो लॉस में है। तो जब कोई ऐसा है ही नहीं तो सप्लाई बड़ी कम होगी और इसके ऊपर जाने की बड़ी अच्छी संभावना है, ठीक है। DCW इज अ डिसेंट स्टॉक विच यू कैन लुक एट। तो अब ये करते क्या, ये केमिकल स्टॉक है, ठीक है। इसका बिजनेस पता नहीं कुछ बहुत अच्छा तो नहीं लगा, फंडामेंटल भी कुछ बहुत अच्छे ग्रेट नहीं है इसमें, लेकिन ये कि ये CPVC बनाते हैं और सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस की है CPVC में, तो उसका इनको फायदा मिलेगा। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है ये पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। स्टॉक रन्स टुवर्ड्स द ह्यूज वॉल्यूम विद ह्यूज वॉल्यूम बट कंसोलिडेट्स विद फ्रैक्शन ऑफ दैट वॉल्यूम, बुलिश साइड है ना। इसका मतलब क्या है, जब ऊपर आता है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आता है, ये यहाँ देखिए। नीचे आता है तो लो वॉल्यूम के साथ आता है ना। फिर ऊपर आता है डिसेंट वॉल्यूम के साथ, नीचे आता है लो वॉल्यूम के साथ, फिर ऊपर जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, फिर नीचे आता है लो वॉल्यूम के साथ, फिर ऊपर जाता है हाई वॉल्यूम, फिर नीचे आता है लो वॉल्यूम, है ना। तो ये चीज़ है, ये बड़ा अच्छा है, अच्छी चीज़ है, बुलिश साइन है। और 50 SMA के पास में है तो वो लो रिस्क एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अब ये इसमें मुश्किल ये है कि ये बहुत रन कर चुका है, तो अब ये कौन कहेगा कि कितना रन करेगा, बट ठीक है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है 40 का स्टॉक है, 50-55 पहुंच जाएगा, तो वो डिसेंट कर सकता है। आप देख सकते हैं ना, 35 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है। ये लेवल है ना, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है गुडियर, ठीक है। ये रहा गुडियर। एनीवे, सो यू लुक एट ये, आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। पी मत देखना, ये पागल हो जाएंगे आप पी देखेंगे ना, 286, ये सब नहीं देखना है आपको। गुड ईयर देख लेते हैं, ठीक है। 2400 करोड़ मार्केट कैप है इस कंपनी का, है ना। टायर बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है ना, कंज्यूमर बिजनेस का है। ROE ROC डिसेंट है, ठीक है। इसमें डेट कहाँ है, डेट टू इक्विटी बड़ा लो है, डिविडेंड यील्ड बड़ी हाई है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल निगेटिव है एंड डेज, तो आप देख सकते हैं बड़ा डिसेंट पी है, कुछ खास नहीं है, एवरेज पी से स्लाइटली। बट अगर आप देखें तो ये नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स नहीं है अभी, तो ये जो पी है ये मिसलीडिंग है, एक्चुअली इससे बहुत कम है। अब अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा है, ऊपर ही जा रहा है। ई रेशियो देखेंगे तो ये नॉर्मली 20-21 के आसपास ट्रेड होता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट की है इसमें क्वार्टरली, ठीक है। उनके पीयर्स आप देख सकते हैं, बालकृष्ण, MRF, अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज है। तो अगर आप देखेंगे तो अब क्या होगा, जून का रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद, ये 1.95 रिप्लेस हो जाएगा ऑलमोस्ट 20 रुपये से, ठीक है। तो 20 रुपये इसमें और ऐड हो जाएगा, 59 के बजाय EPS कितना हो जाएगा, 80 क्रॉस हो जाएगा, राइट। और 80 को अगर आप 20 का पी देते हैं जो कि नॉर्मली इसका होता है, तो 1600 है ना। 1600 तक आप, 1600 2000 तक आप ये नहीं बोलेंगे कि कुछ इसमें आउट ऑफ वैक है ना, कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो वो है। अब देखते हैं गुड ईयर का जो है, तो इसकी स्टोरी क्या है भाई। ये स्टॉक जो है BSE ओनली लिस्टेड था लेट 2020 तक, और फिर उसके बाद NSE में लिस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर NSE पे आप लिस्ट होते हो तो इट इज़ मोर लाइक IPO। क्यों? क्योंकि NSE पे जो वॉल्यूम होता है सेम स्टॉक के लिए 10x होता है BSE से।
अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है एनएसई पे अक्टूबर में। तो ये जो पहला बेस है उससे जब बाहर निकलता है ना वो स्टॉक आईपीओ के बाद या नई लिस्टिंग के बाद या डिमर्जर के बाद, वो जाइंट मूव देता है। देखिए उसने किया क्या, 6 दिन के अंदर 40% का मूव। अब लेकिन कुछ लोगों ने तो यहाँ पे भी खरीद लिया है ना। अब उन्होंने क्या सोच के खरीदा होगा भगवान जाने, है ना। ऐसे लोगों को पकड़ के उनसे पूछना चाहिए भाई आपकी क्या साइकोलॉजी थी यहाँ पे खरीदने के लिए। 6 दिन में स्टॉक 50% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, आप क्यों खरीद रहे थे यहाँ पे। उसका तुरंत से ये एक बिग ड्रॉप। अब बिग ड्रॉप में खास बात क्या, वॉल्यूम सूख गए, विच इज़ ग्रेट। फिर उसने क्या किया, फिर उसने टाइम पास किया। पिछले 7-8 महीने उसने बस टाइम पास किया है और बेस बनाया है, जिसमें बीच बीच में वॉल्यूम बढ़े हैं जब जब स्टॉक ने थोड़ा पेस गैदर किया है, लेकिन वो सेल ऑफ आ जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंस गए ना, इनको बहुत ज़्यादा दुख है। तो ये जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम में आएगा ये तुरंत आगे बेचने लगेंगे, उसका मोमेंटम डाउन हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे इसने गैप अप किया, ठीक है। बट अच्छी बात ये कि अच्छा ये इसने ओपन कहाँ किया था, यहाँ पे 980 है ना उसके अराउंड। क्लोज कहाँ किया, 962। तो अब वो रेड कैंडल है, बट रेड कैंडल इज नॉट बैड हियर। और बहुत ही बड़े वॉल्यूम है, ठीक है। बैड इसलिए नहीं क्योंकि ये जो गैप अप किया उसने गैप फिर भी मेंटेन किया, वो कभी फिल नहीं हुआ दोबारा। ये छोटा मिनी बेस बनाया, 50 डीएमए कैचअप कर गया उसके साथ और ये ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने वो पोस्ट डाली थी इस दिन, ठीक है, 24 जून को। और उसके बाद इसने अगले दिन क्या किया, 4% अगेन अप, है ना। इसका जो मेन पिवट था वो 10-26 पे था, ठीक है, जहाँ पे मेजर ब्रेकआउट हो। तो अब 10-26 पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर जाना है तो ये जो है आराम से, ये थोड़ा बहुत यहाँ इसको प्रॉब्लम आएगी 1200 के आसपास में, क्योंकि ये जो दुखी लोग हैं यहाँ खरीद के बैठ गए बेवकूफ़ी में, वो 6-8 महीने बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा वो बेचने लगेंगे। अब लेकिन उनकी गलती ये होगी, जैसे ही वो बेचेंगे उसके 1-2 हफ्ते 1-2 महीने बाद वापस से वो नया हाई बनाएगा ना, 1500-1600 2000 जाएगा। तब उनको और ज़्यादा दुख होगा। तो फिर ये चलता रहता है मार्केट में हमेशा। ऐसे लोग होंगे, उन्हीं की वजह से आप पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसमें कुछ है नहीं। वो गुड अर्निंग्स की वजह से गैप अप हुआ था और जो सस्टेन हुआ है, देखिए ई मतलब अर्निंग होता है, ठीक है। हो गया। और टायर स्टॉक्स के बारे में वो बात कर चुके हैं हम, 50% है ना, वो आराम से ऊपर जा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो आपको यहाँ के नीचे रखना पड़ेगा। तो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स का अगर लो देखेंगे आप तो 960 के अराउंड है, राइट। तो इसको आप 958 रख लें तो अच्छा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। आखिर में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपको अपनी आँखों को ट्रेन करना है प्रैक्टिस से। उसके अलावा आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये हमने कुछ चीज़ें डाली थी, लोग उस पे क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा देखते हैं। पहला स्टॉक आपने क्या खरीदा था और वो कैसे क्या किया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इन्होंने 2017 में खरीदा था सागर ने, 192 किया। और हैप्पी डे, अरे हैप्पी डे तो हो गई ना, 60 रुपये में खरीदा, 192 रुपये में बेचा, प्रॉफिट कमा लिया पहले स्टॉक पे। तो बड़ी खुशी का दिन हो। एल एन टी फाइनेंस स्टिल प्लेइंग आउट, अरे नहीं नहीं, इतना लंबा जो है नहीं करना चाहिए आपको। स्टिल प्लेइंग आउट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। इसका आईपीओ तो बहुत पहले आया था, देख रहे हैं, बहुत पुराना स्टॉक है, 2011 वगैरह में। नहीं नहीं, स्टिल प्लेइंग आउट ये मुश्किल है, ये आपके रिटर्न्स खराब कर देगा। अब ये कुछ और क्या है, जेबी केमिकल्स एट 113। ओ, जेबी केमिकल्स तो ये तो बड़ा अच्छा स्टॉक है। What happened? जेबी केमिकल्स, ठीक है। चलो इसकी जो जो ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स हटा देते हैं, ठीक है। 113 रुपये में खरीदा है इन्होंने, 113 तो नीचे जाना पड़ेगा। ओहो, मतलब इन्होंने ये शायद खरीदा होगा 2014 के स्टार्टिंग में।
तो आप देख लीजिए ये क्या बढ़िया ह्यूज रन इनको दिया है स्टॉक ने ना। अगर आप 113 में खरीदेंगे तो ये 2014 की स्टार्टिंग में होगा। तो ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, 7 साल में ये स्टॉक जो है 14 गुना हो गया। ग्रेट। जेएमएम फॉडलर 3800 में, अरे नहीं नहीं, ये 3800 में जेएमएम फॉडलर क्यों खरीदोगे भाई? खरीदा था तो एग्जिट कर देना चाहिए था। हमने तो एग्जिट दे दी थी, हमने शेयर किया था इनफैक्ट स्टॉक। ऐसा नहीं कि हमने शेयर नहीं किया था, हमने यहाँ कहीं शेयर किया था, ठीक है, जुलाई अगस्त में। हमने यहीं पे बोल दिया था भाई बेच दो। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। एसबीआई, ठीक है, ग्रीन था तो अच्छी बात है फिर। दीपक नाइट्राइट, नाउ इट्स डबल। ठीक है, दीपक नाइट्राइट तो बड़ा अच्छा स्टॉक रहा है, ये भी हमने शेयर किया। दीपक नाइट्राइट हमने शेयर किया था यहाँ पे 14 जुलाई को शेयर किया था, ठीक है, 500 के करीब में। 4 गुना हो गया तब से 2000, ठीक है। अब ये बड़ा एक्सटेंडेड स्टॉक है ना, थोड़ा सा करने को कर सकता है बट थोड़ा संभाल के। श्री अष्ट विनायक सिने विजन्स बैक इन 2010-11, दबंग was big at low, later it got delisted। ये भी बहुत होता है मार्केट में, थोड़ा ये संभाल के रखिए। After VRS from bank at the age of 42, Indian Bank bought Financial Tech at rupees 118, sold at 700। Okay, bought a new car, but it climbed up to 3500। Great। 2000 शेयर्स खरीदे थे, 2000 उसमें से 1000 बेच दिए 200 पे, है ना, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। बाकी 1000 जो बचे वो भी 700 पे वो भी बेच दिए, है ना। और फिर ये फाइनली बोल रहे हैं 1560 शेयर खरीदे सीक्वेंस साइंटिफिक 86 में। ग्रेट। तो जो एफ टी आई एल की बात करें ना, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादातर लोग आप लोगों में से नहीं जानते होंगे वो कौन सी कंपनी है, ठीक है। बट ये क्या हो गया इसको, वो कंपनी है जिसका नाम चेंज हो गया 63 मूव्स। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। जिग्नेश शाह, a visionary Gujarati businessman who got framed in 2013-14, was sent into jail। और फिर उसकी सारी कंपनी वंपनी छीन ली है। MCX उसी की कंपनी है जो छीन ली गई, और 63 मून्स भी उसी की कंपनी है। पाइनियर बोल सकते हैं आप उसको एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का। बट वही है, इंडिया में पाइनियर्स की ऐसी की तैसी करने में देर नहीं लगती। तो उनके साथ भी यही हो गया, है ना, 2010 के बाद से प्रॉब्लम बढ़ गई। ये थोड़ा सा बीएससी का ओपन करते हैं तो शायद ज़्यादा सही है। So if you see मंथली चार्ट, ठीक है, सी दिस, ये इन्होंने बताया हमें कितने पे, 118 रुपये पे खरीदा था, ठीक है। 118 तो फिर यही हो सकता है, 118 है ना, दिसंबर 2004 में। उसके बाद इन्होंने 200 रुपये पे आधा कर दिया उसको। दिसंबर 2004 में कर दिया, जनवरी 2005 में उसको आधा कर दिया। फिर उसके बाद जब ये 700 हो गया, विच इज़ 10 जुलाई 2005 है ना, मतलब 6 महीने के अंदर, तो उन्होंने बाकी भी बेच दिया। और बाद में स्टॉक ने क्या किया, 3000 क्रॉस कर दिया ना, 3500 बोल रहे, 3000 क्रॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये क्राइसिस आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद ये सही हो गया, फिर ये थोड़ा डिसेंट हुआ बट कुछ अच्छा नहीं हुआ। और ये एक्चुअली वो टाइम है ना जब जिग्नेश शाह वॉज अरेस्टेड एंड ऑल दैट थिंग। वो सब है ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें थी उसमें ज़्यादा, और कुछ नहीं। और देखिए डिस्ट्रॉय कर दिया कैसे कंपनी को। बेसिकली दुबई और कई जगह पे जो एक्सचेंज है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। जो 63 मून्स जो नया नाम है, एफ टी आई एल उसका पुराना नाम था, उसने डेवलप की थी वो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने सेल की थी। वो है इनफैक्ट एन एस सी की भी शायद टेक्नोलॉजी वही है, या मे बी बी एस सी के, आई डोंट रिमेम्बर। बट उन दो में से कोई एक है जो सेम टेक्नोलॉजी से ट्रेड करता है या सॉफ्टवेयर सेल करता है उसके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेट ऐसे ही है, चलते हैं। और कोई कुछ बोल रहे हैं ये, नहीं। और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सीक्वेंट साइंटिफिक खरीदा है
86 पे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप देखें 98 पे हमने पहले दिन इसको 14 जुलाई को शेयर किया था, जिस दिन हमारा हैंडल एक्टिवेट हुआ, एक्टिव किया था। ठीक है, उसके बाद से रिलेंटलेस अपसाइड है ना, फिर यहाँ कहीं हमने उस पर वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं 135-37 के आसपास में। ठीक है, और फिर उसके बाद भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने 300 कर दिया। बड़ा अच्छा स्टॉक रहा है, डिसेंट स्टोरी। थोड़ा और स्टॉक की बात करें तो डीसीडब्ल्यू की बात हो गई, गुडियर की बात हो गई, स्टॉप लॉस डिस्कस हो गया, मुथूट फाइनेंस, मेट्रोपोलिस और टेक महिंद्रा, तीन स्टॉक की बात करें। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस आप सबको पता है कि वो जो है गोल्ड लोन देते हैं। गोल्ड लोन नॉर्मल लोन से डिफरेंट है, जनरली बेटर है। अगर आप ये देखें तो ये मुथूट फाइनेंस में जो पिवट है वो यहाँ पे। तो जैसे ही मुथूट फाइनेंस क्लोजिंग देगा 1524 के ऊपर या नया हाई बनाएगा 1550 के ऊपर, इट विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, ये देखिए अगेन सेम स्टोरी है ना, ग्रेट वॉल्यूम के साथ ऊपर आया, फिर लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। जनरली जो गोल्ड फाइनेंस की कंपनी होती है वो बेटर इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो आप जो कोलैटरल लेते हो वो गोल्ड लेते हो। ठीक है, गोल्ड बहुत ही लिक्विड एसेट है, तो आप तुरंत वो बेच के जो है आप अपना, अगर कोई लोन नहीं चुका पाता है, डिफॉल्ट करता है, तो वो कर सकते हैं। अब किसी का आपने घर कोलैटरल लेके लोन दिया, आप घर इतनी जल्दी नहीं बेच सकते, राइट? तो वो सब चीज़ें हैं। तो और गोल्ड फाइनेंस में क्या होता है कि टिकट साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और गोल्ड फाइनेंस में ये भी है कि गोल्ड जो है बड़ा सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है लोगों के लिए। तो लोग जो है गिरवी रखते हैं गोल्ड को, लेकिन उसको छुटाने की कोशिश करते हैं वापस, इतनी आसानी से जाने नहीं देते, तो डिफ़ॉल्ट उसमें कम होता है। और गोल्ड लोग तभी गिरवी रखते हैं जब बड़ी इमरजेंसी हो ना, कोई मजाक ना, कोई छोटी बात में लोग जो है गोल्ड नहीं गिरवी रखते। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक साल के बहुत कम ही होते हैं गोल्ड लोन्स। ठीक है, तो ये चीज़ है, मुथूट फाइनेंस सेक्टर लीडर है। ठीक है, इट लुक्स ग्रेट। मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस की बात क्यों कर रहे हैं, हम बता देते हैं। मेट्रोपोलिस जो है, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये आईपीओ आया उसके बाद से इसने बड़ा ग्रेड किया है ना। 948 में आईपीओ आया, 2000 कर दिया, और क्या चाहिए हमें एक साल में। एक साल भी नहीं लगा, फिर एक करेक्शन हो गया कोरोना वाला, फिर ये इसने नया हाई बनाया, बहुत दिन इसने टाइम पास किया, और फिर अल्टीमेटली 2000 से 3000 हो गया। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएँ तो आपको दिखेगा कि ये नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। वन कुड हैव बॉट हियर आल्सो कि ये रिटेस्ट हो रहा है इसका, आप यहाँ लो रिस्क एंट्री कर सकते थे, बट नया आप कर सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। मेट्रोपोलिस इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि थायरो केयर को फार्मेसी ने खरीदी है। ठीक है, और ये आपको साइन बताता है कि ये जो सेगमेंट है डायग्नोस्टिक्स का, हेल्थ केयर सर्विसेज का, ये बड़ा अट्रैक्टिव होने वाला है। कोरोना की वजह से गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, फैमिली, कॉरपोरेशंस, एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन हेल्थ। सो स्पेंडिंग जो है कंपोनेंट ओवरऑल, जो अर्निंग्स है और स्पेंडिंग है, उसमें जो है हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। वो किसी की भी आप बैलेंस शीट देखें, चाहे चाहे वो कॉरपोरेट्स के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, सबके लिए। तो उसके लिए जो आप देख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है वो स्टोरी प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ बिग बैंग नहीं होगा कि एक हफ्ते में 50% हो जाए, बट वो होता भी नहीं है, और होता है तो किसी को पता नहीं होता। ठीक है, बट ये बड़ा अच्छा करेगा, मतलब ये है कि आप इसको डिसेंटली जब जब इसमें थोड़ा डिप आती है आप ऐड कर सकते हैं, वैसे टाइप का स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, सी, टेक महिंद्रा ने क्या किया है कि 12 जून 2021 को, 11 जून को पीक कर गया, हाई बनाया 1081 रुपये 55 पैसे का। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ आ गया, और ये पुराना जो ये हाई था वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, 1 2 3 4। ठीक है, बीच में उसने अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट का, बट वो चला नहीं। रिसेंटली उसने एक बार अटेम्प्ट किया, फिर नहीं चला, और दूसरी बार अटेम्प्ट किया और ये डोजी बना रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी ये क्यों चलेगा। नंबर वन, अगर आप देखें तो ब्रेकआउट उसने कर दिया, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ओपन भी ऊपर हुआ, क्लोज भी ऊपर ही हुआ। ठीक है, तो ब्रेकआउट तो हो गया।
और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने नोटिस किया, हमने ट्वीट किया था कि एसेंचर ने रिजल्ट डिक्लेयर किए बड़े अच्छे। एसेंचर इज बिग डैडी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विस सेक्टर है उसका, टीसीएस और एसेंचर, एसेंचर स्पेशली। तो एसेंचर की जो अर्निंग आती है वो आपको देखना चाहिए कि वो क्या गाइड करते हैं। अगर वो गाइड करते हैं कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है उनके लिए, तो यकीन मानिए जो इंडियन आईटी कंपनीज है, खासतौर से जो स्मॉलर है, उनमें और भी ज़्यादा अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो टेक महिंद्रा इज टेकिंग क्यू फ्रॉम देयर। यू कैन ऑल्सो लुक एट टीसीएस, द सेम स्टोरी है ना कि ब्रेकआउट हो गया और वो जो है अच्छा करने की, है ना। तो टेक महिंद्रा उससे थोड़ा छोटा स्टॉक है, इसलिए वो बता रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आप कुछ भी प्ले कर लें, आईटी स्टॉक्स जो है मोस्टली बड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर आप इसको देखें हैं तो ये इसने क्लोज दिया है 10.90 का, ठीक है। ये रहे आज के 5 स्टॉक। जो लाइव था वो तो चला नहीं, अब ये अपलोड कर रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो सेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। और कोशिश करें कि आप चीज़ें सीखें। सिर्फ ये नहीं कि ये स्टॉक बता दिया वो खरीद लिया, ठीक है, वो नहीं। वो करिए, ठीक ठीक है, अच्छी बात है, पैसे कमाइए, लेकिन सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न हाउ टू फिश। यू कांट रियली डिपेंड कि कोई और आपको लाके देता रहेगा। दैट इज़ नॉट वाइबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब, है ना, रिट्वीट करें जो हमने लिंक डाला था ट्विटर में। मिलते हैं अगले वीक कुछ नए स्टॉक्स, कुछ नए आइडियाज़ के साथ, जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकें। नमस्कार।